चलो आज भाई मैथमेटिकल टूल्स के अगले लेक्चर में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, यानी कि उसका मोशन टू डायमेंशनल है और वो प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस जो है, उसका सेपरेशन जो है एक फिक्स पॉइंट से, जो उसी प्लेन में लाई कर रहा है एक फिक्स पॉइंट, उससे उसका सेपरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं कि वो पाथ जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है, उस पाथ को हम कहते हैं लोकस। पाथ का एक और नाम है ट्रैजेक्टरी। लोकस भी कहते हैं पाथ को और ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। तो हमने लोकस को कैसे, इसके सर्कल को कैसे डिफाइन किया, हमने कहा सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन such that its separation from a fixed point in the same plane remains always constant, always remains constant. ठीक है, this fixed point is known as the center of the circle और जो separation है, constant separation, that is known as radius of the circle. Suppose अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है xy प्लेन में, ठीक है, ये पार्टिकल है मूविंग पार्टिकल P और ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा C, जिसे हम सेंटर कह रहे हैं। अब ये मूव करता है, लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये पार्टिकल कुछ देर के बाद मान लो यहां आ जाता है, P की पोजीशन यहां से चेंज होती है, P यहां आ गया मूव करके, तो क्या तब भी जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। इस लेंथ को हम रेडियस कह रहे हैं और इस चीज को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है h, k हैं। अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, या स्मॉल a कह लो, स्मॉल r कह लो, जो भी आप कहना चाहो कह देते हैं इसे, सपोज a। तो डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच, x माइनस एच का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट इक्वल्स टू सेपरेशन होता था। तो x प्लस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का रूट, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू a। इसे हमने समझा है कि ये x2 कह रहे हैं इसी चीज को, ये y2 की वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास x1 की है, ये वैल्यू जो है y1 की है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, जहां पे h, k जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और a जो है रेडियस है। ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये माइनस का साइन होगा, सॉरी माइनस का साइन, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, और ये जो है रेडियस है। ठीक है, अगर मान लो हम थोड़ा सा सर्कल के बारे में और डिटेल में देखें, तो इक्वेशन तो हमें मालूम चली गई इसकी कि क्या होती है। अगर मान लो हमसे कहता है कि इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन होने का मतलब h भी जीरो हो गया और k भी जीरो हो गया, दैट इज h equals to 0 and k equals to 0, देन अगर ऐसा हो गया
तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम देखें, इसकी जगह 0 रखना है, इसकी जगह 0 रखना है, तो हमारे को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है और जिसकी रेडियस 3 है, क्योंकि आर क्या चीज थी, वो रेडियस थी। ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये रेडियस का स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे ये रेडियस का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो रेडियस इसकी 3 हो गई। अच्छा, अगर यहां से एक बार देखें, हमारी कोई इक्वेशन दी गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी हुई मिली हमारे को, हमसे कहता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हमने चेक किया, यहां पे माइनस एच लिखा है, यहां पे प्लस 2 लिखा है, यानी कि माइनस एच जो है वो प्लस 2 के बराबर है, तो एच कितने के बराबर हो गया, -2 के बराबर, और ये माइनस के इक्वल्स टू -3, यानी कि k इक्वल्स टू 3 हो गया, और सेंटर के कोऑर्डिनेट थे -2,3, तो इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए -2,3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंटर के। और पूछा रेडियस कितनी है, तो ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए रेडियस होता था, तो इसका मतलब रेडियस इसकी जो है 7 हो गई। ठीक, अच्छा, इफ सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा सेंटर, तो एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज के 0 होगा, तो के 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का फॉर्म ले लेंगे। ऐसे ही हम बड़े डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक हम इसका स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर्कल की, उसकी बात करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको एक्सपैंड करते हैं, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, ये होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो -2hx था इसको मैंने लिख दिया प्लस 2fx, एक्स स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर x जो -2hx लिखा था उसकी जगह मैंने लिखा प्लस 2fy, और ऐसे इसको लिख दिया प्लस 2gx। और अब देखें क्या क्या बचा हुआ मेरे पास, एच स्क्वायर बचा, के स्क्वायर बचा, और ए स्क्वायर भी इधर ले आऊं, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या एक बार अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूं, चलो फिर अगले स्टेप में करेंगे ये काम। ये ऐसे हो गया, और ये जो है वो के हो गया आपके पास, और अब एक टर्म बन गया मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको तो एज इट इज लिख लिया एक्स स्क्वायर, इसको भी एज इट इज लिख लिया वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया प्लस 2fx, इसको लिख दिया माइनस में होगा ये भी प्लस 2gx, और ये पूरा टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y था, इसमें कहीं x और y नहीं है, ये कोई नंबर जैसी चीज है हमारे पास, तो इसको एक ही नंबर से रिप्लेस कर दिया c। अब देखो ये सर्कल का की जनरल इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर क्या है, सेंटर होता था h, k, सेंटर h, k लेते थे, लेकिन h की जगह हमने क्या लिख दिया है, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करा दें तो हमें मालूम चलता है कि -2hx इज इक्वल्स टू प्लस 2fx, -2hx इक्वल्स टू 2fx है, तो 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, h की वैल्यू कितनी आई, h इक्वल्स टू -f आया, यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो गया -f,
इसी तरह अगर आप दूसरा निकालेंगे तो वो माइनस जी मिल जाएगा, इसको इससे कंपेयर करा करके आपके 2ky वाले माइनस टर्म से। और अब देखें रेडियस कितनी है, तो आप देखो c हमने किसकी जगह पे लिखा है, c हमने लिखा हुआ है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह, जिसमें रेडियस a है और a स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर है, तो हम इस रेडियस के स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। और अब a को सब्जेक्ट बनाए तो इधर से स्क्वायर हटाएं और इधर रूट लगा दें, यानी कि रेडियस क्या हो गई, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, या फिर h की जगह रिप्लेस कीजिए, h की जगह x स्क्वायर, इसकी जगह g स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो सर्कल की इक्वेशन हमें कैसे मालूम चलेगा, क्या खासियत क्या है सर्कल की इक्वेशन में। सबसे पहली चीज x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, आपको दिख रहा है दोनों में पावर 2 है, डिग्री 2 की इक्वेशन है ये, तो x और y दोनों में क्वाड्रेटिक है। दूसरी चीज x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, अभी 1 है, अगर सपोज इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3x स्क्वायर, ये भी 3y स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, हमने कहा एक दोनों में क्वाड्रेटिक x स्क्वायर और y स्क्वायर में, उसके बाद जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट वही y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तीसरी चीज x इंटू वाई, 2g y होगा, x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, x y आपस में कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं प्रेजेंट है इसमें, तो इसे हम सर्कल की इक्वेशन लेके चलेंगे। अब सर्कल में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने, ना हमारे पास फिजिक्स में इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स इस तरह के आते हैं, हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो हमने कलेक्ट की है, ठीक है। इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड होगा, आप सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, एक तो ये वाली इक्वेशन लिखोगे, इसमें सेंटर क्या है, रेडियस क्या है वो मार्क करोगे, जैसे लिखा हुआ कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका मार्क है, रेडियस क्या चीज है वो मार्क करोगे। दूसरा फिर ये जनरल इक्वेशन लिखोगे सर्कल की, इसमें सेंटर क्या है, इसमें रेडियस क्या है वो, ठीक है ना। और तीसरी चीज कि ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी ऐसी इक्वेशन, वो उसकी एसेंशियल कंडीशन कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो और x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, x y का टर्म नहीं आना चाहिए हमारे पास, इतना आप नोट करोगे। एक सर्कल की डेफिनेशन हो गई, जिसे हमने डिफाइन किया था कि इट इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट व्हिच आल्सो लाइज इन द सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेपरेशन ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल या पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। और उसके बाद ये चीजें हुई आपके पास, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एक नई चीज, पैराबोला। देखो पैराबोला में भी हमें बहुत डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी है, कोई मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास फिजिक्स में जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस के बेसिस पे कई बार हमें ग्राफ के बारे में बताना होता है, तो वो ग्राफ देखने में कैसा होगा वो हम पहचान सकें कि वो ग्राफ कैसा होगा जब हम प्लॉट करेंगे, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, ना कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए। कोई चीज न्यूमेरिकली वैसे नहीं आने वाली उसके ऊपर बेस्ड, हमें पहचानना सीखना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। प्लॉटिंग भी आती नहीं है, लेकिन एक बार उसको हम थोड़ा सा सीखेंगे तो हमें पहचानना आसान हो जाता है। इसलिए तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि पैराबोला है क्या चीज। अब पैराबोला को हमने बड़े सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया। ये भी हमने कहा कि एक पार्टिकल है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे पहले एक पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा था या एक पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा था, अभी भी एक मूविंग पॉइंट है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, और इस मूविंग पॉइंट का उसी प्लेन में प्रेजेंट एक दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसी मूविंग पॉइंट का उसी प्लेन में प्रेजेंट एक फिक्स्ड लाइन से भी है। यानी कि एक मूविंग पॉइंट हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया और एक फिक्स्ड लाइन हो गई, ठीक है। तो हमने कहा मूविंग पॉइंट का उस फिक्स पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उतना ही उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है उस फिक्स्ड लाइन से है, ठीक। अगर उसका मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो जाता है, मान लो पहले उसका डिस्टेंस r1 था फिक्स पॉइंट से मूविंग का, तो उस समय उसका फिक्स लाइन से भी r1 रहा होगा। अब ये मूव कर रहा था, मूव किया,
इसका डिस्टेंस r2 हो गया फिक्स पॉइंट से। तो इस समय अगर इसका उस फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो अगेन r2 हो चुका होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार। सपोज ये तो हो गई फिक्स्ड लाइन, दिस इज फिक्स्ड लाइन। अभी कन्वीनियंस के लिए इस लाइन को मैंने इक्वेशन दे दी x प्लस ए इक्वल्स टू 0। x प्लस ए इक्वल्स टू 0 को अगर आप a उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि ऐसी लाइन जिसपे x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस a रहेगा। ये आपके एक्सेस हो गई x एक्सेस, ये y एक्सेस, यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट जो है x का माइनस a है। तो ये मान लेते हैं फिक्स लाइन है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन लिखी। तो अगर इससे x को सब्जेक्ट बनाए तो x इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि एक ऐसी लाइन है जिसपे x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस ए रहेगा। तो ये कुछ इस तरह की लाइन है जो मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं, यहां से जाएगी इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह की लाइन होगी। इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स हो गया। देखो इसमें y नहीं लिखा हुआ है तो आप लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऐसी है आपके पास 1x प्लस 0y प्लस सी की जगह a आया हुआ है इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इस तरह की है। अगर इससे y को सब्जेक्ट बनाए तो 0y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ए, इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस 1/0x माइनस a बाई 0। अब m की जगह ये टर्म आया, इसका मतलब m हो गया 1/0 4 बाई, ये हो गया आपके पास m इंफिनिटी होना चाहिए। और अगर आप देखो तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री का है, तो इसका स्लोप होना चाहिए tan 90 डिग्री। tan 90 का मतलब हो गया sin 90 अपॉन cos 90। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मान लो ये लिख दिया मैंने, तो sin 90 1 और cos 90 0, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हमने नाम दिया डायरेक्ट्रिक्स। ये मान लो फिक्स पॉइंट हो गया, दिस इज द फिक्स पॉइंट, इसको हम s से डिनोट कर देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज a, 0, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। हम एक बार इजी चीजें समझ लें तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा y 0 रहेगा, हमें थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा क्या है, तो हम थोड़ा आसान तरीके से भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लो ये मूविंग पॉइंट हो गया हमारा p x, y। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला है, इसका जितना डिस्टेंस है s से ये, उतना ही इसका डिस्टेंस है लाइन से। किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, उस परपेंडिकुलर की लेंथ। तो ये दोनों डिस्टेंसेस, मान लो ये m है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब बाय डेफिनेशन PS मस्ट बी इक्वल्स टू PM। ठीक है, तो चलिए PS इक्वल्स टू PM के लिए हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले एक बार एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए फिर से आपको रिकॉल करा दूं। अगर ये कोई लाइन है हमारे पास, सपोज इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट है हमारे पास ये P विथ कोऑर्डिनेट्स x1, y1। यहां से यहां तक कि ये डिस्टेंस जो है वो d है, हम d निकालना चाहते हैं। तो d का फॉर्मूला है हमारे पास d इक्वल्स टू x का जो कोफिशिएंट है वो लिया, यानी कि a, यहां पे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया x1, प्लस यहां पे लाइन में जो y का कोफिशिएंट है वो लिया, इनटू जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई किया,
प्लस ये जो x और y से इंडिपेंडेंट टर्म है लाइन की इक्वेशन में वो लिया c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे a और b लाइन की इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स है। मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बता रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेना हमने इसे, ठीक है। तो चलिए अब PS इक्वल्स टू PM के लिए हम इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। PS तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर भी इक्वेट करा सकते हैं। तो यहां से मिलता है x माइनस a का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इनका तो डिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं देखता हूं इस लाइन की इक्वेशन को एक बार नीचे फिर से लिख देता हूं, यह है 1x प्लस 0y प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमारा कंसर्न पॉइंट जो है वो ये है। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया था, a कहा था जो x का कोएफिशिएंट है कितना है 1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है x1, x1 क्या था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अभी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है तो 1 into x x हो गया, प्लस b y का कोएफिशिएंट 0 है, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो वो वाला टर्म मैं लिख नहीं रहा हूं। तो जो 0y1 का टर्म मिला, y1 की जगह आपके पास है 0y मिला, दैट इज 0, उसको मैंने लिखा नहीं। प्लस c क्या था इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई था इन लाइन की इक्वेशन, इसमें क्या चीज है वो a है, तो ये x प्लस a हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है 1 है और b कितना है 0, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया था इधर, तो इधर भी स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब है अब मेरे को मिली ये इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से मिल गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब ये मिल गया हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, ये मिला हमारे को, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो इसमें एक टर्म मिलेगा x स्क्वायर, इसमें भी एक टर्म x स्क्वायर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें एक टर्म मिलेगा a स्क्वायर, इसमें भी एक टर्म मिलेगा a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें मिलेगा टर्म 2ax, इसमें मिलेगा टर्म माइनस 2ax, जब 2ax में से माइनस करेंगे माइनस 2ax तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये अभी हमने सबसे पहली इक्वेशन देखी है कि ये इक्वेशन है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसी इक्वेशन होगी, हम थोड़ा और देखेंगे तो हमें चीजें क्लियर होंगी। हम पहले चीजों को और डिफाइन करें। ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया है प्लेन में, इसका नाम है फोकस, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और इस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारे पास, फोकस, ठीक है। तो ये फोकस हो गया और फिक्स लाइन का नाम आपको बताया डायरेक्ट्रिक्स है। जब भी पैराबोला की इक्वेशन हमें मिलेगी तो उसमें दो वेरिएबल होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्स एंड वाई, जैसे इसमें भी है। उनमें से एक लीनियर होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि एक की पावर आपको 2 में दिख रही होगी और दूसरे की पावर 2 में नहीं दिखेगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पे ये y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि x में क्वाड्रेटिक हो जाए और y में लीनियर हो जाए। फिजिक्स में जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे और उसमें से इक्वेशन एक में लीनियर और दूसरे में क्वाड्रेटिक होगी, तो वो हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं जिसे आप अच्छे से पहचानते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन s जो है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है वो दिया गया है। इसका मतलब है इसमें दो वेरिएबल हैं, एक s है और दूसरा t है। s के लिए आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में 1 की ही पावर है, लेकिन जैसे ही t आता है तो एक उसकी 1 की पावर है, एक 2 की हो गई, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हो गया ये। जैसे आप
लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे थे, एक्स का लीनियर टर्म भी था और एक्स का स्क्वायर वाला भी था, तो वो क्वाड्रेटिक था। वैसे ही ये इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक है और एक्स में लीनियर है, ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये पैराबोला का फॉर्म ऐसा नहीं है। धीमे धीमे हम पहचानेंगे कि कैसे क्या है, अभी तो हमने एक ही फॉर्म देखा है पैराबोला का। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हमने ये पैराबोला की इक्वेशन देखी है। देखो सर्कल तो आप पहचानते हो, पहले से आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, तो उसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, देखने में वो कैसा होता है आप पहचानते हो, लेकिन शायद पैराबोला आप नहीं पहचानते होगे। तो सबसे पहले मैं आपको पैराबोला को बताऊंगा कि ये पैराबोला देखने में कैसा है। ठीक है ना। अब हर कर्व को, हर इक्वेशन को तो हम नहीं पहचान सकते, लेकिन उसके बारे में एक रफ आइडिया लगाने का हम तरीका भी जानेंगे। ठीक है, अभी हम पहले इसको देखते हैं कैसा है ये पैराबोला। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैंने बना दी। ठीक है, ये मैंने वो डायरेक्ट्रिक्स बना दी, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये मैंने फोकस मार्क कर दिया। फोकस के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे a, 0। ये पैराबोला कुछ ऐसा होता है, इस तरह की कर्व हो गई है। इस कर्व की स्पेशलिटी देखिएगा क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, जिस तरह का ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल वैसा ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है। आप मान लो एक्स एक्सिस की जगह प्लेन मिरर रख दो और ऊपर इस शेप की वायर रख दो, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ये है। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये इसे हम कहते हैं, अगर एक्स एक्सिस के एक तरफ जैसा है, दूसरा ही दूसरी तरफ आ रहा है, तो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर कोई चीज, ये सर्कल मैं बनाता हूं, देखिए ये एक सर्कल है, मान लो इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, सर्कल आप पहचानते हैं, रेडियस इसकी ए मान लो, ये ओरिजिन है आपके पास। इसका मतलब है इस जगह के कोऑर्डिनेट जो हैं वो a, 0 है, इस जगह के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0, a है। ऐसे इस जगह के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास -a, 0 है। यहाँ के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास 0, -a है। ठीक है, अब देखो ये कर्व जैसी एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर आप सिर्फ इतनी ही कर्व लेते और यहाँ पे प्लेन मिरर रख देते तो उसकी नीचे जो इमेज बनती वो बिल्कुल ऐसी ही बनती। तो इसका मतलब है ये सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है वो भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये एक्स एक्सिस के ही नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अब देखो जैसा वाई एक्सिस के एक तरफ है, अगर वाई एक्सिस पे प्लेन मिरर रख दें तो उसकी इमेज बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। कैसे? जैसे ये बड़ा छोटा सा पोर्शन लूं मैं, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन मैंने ये ले लिया, अगर इसकी इमेज ढूंढूं तो बिल्कुल ऐसी ही इमेज इसकी यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप हर पॉइंट की इमेज ढूंढना शुरू करो, आधे सर्कल की कोई भी आधा पार्ट ले लो, वो आधा पार्ट आप ये ले सकते हो, वो आधा पार्ट आप ये ले सकते हो, वो आधा पार्ट आप ये ले सकते हो, कोई भी आधा पार्ट आप ले लो, उस आधे पार्ट के ऐसे ही हर पार्ट की इमेज बनाओ तो बाकी बचा हुआ आधा पार्ट बन जाएगा आपका। तो हम कहेंगे ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। अब हमें कोई इक्वेशन देख के कैसे मालूम चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, ये भी हम साइड बाय साइड जानते हुए चलेंगे। जैसे मुझे मालूम चल गया कि ये वाली कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये इक्वेशन देख के मुझे मालूम चला कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि मालूम कैसे चला हमें, कि हम कैसे चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे सर्कल की भी इक्वेशन लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, दोनों के फिगर्स मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं। मान लो मैं चेक करना चाहता हूं कि ये वाली इक्वेशन से जो कर्व बन रही है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें y की जगह पे माइनस वाई रख दूंगा। जब x के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है तो क्या करना है, जहां y लिखा हुआ है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है। मैंने y की जगह माइनस वाई लिखा, बाकी कुछ नहीं बदला। अब इसका स्क्वायर कर दो आप जैसा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो आपको फिर से वही इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब है अगर y को आप माइनस वाई से रिप्लेस करते हो इक्वेशन में और उसके बाद भी इक्वेशन नहीं बदलती, आपकी इक्वेशन वही पहले वाली मिल जाती है आपको इक्वेशन, तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जिस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है वो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जब वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो किसके अबाउट सिमेट्री चेक हुई, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करके देखा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने कहा ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसमें भी चेक करूं, अगर मैं इस y को हटा दूं माइनस वाई से तो माइनस वाई का फिर स्क्वायर आएगा। माइनस वाई का जैसे ही स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही बन जाएगा, तो ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मालूम चल गई हमारे को। अगर हमें चेक करना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है, देखो ये y के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, y के इधर तो है पर इसकी इमेज, मिरर इमेज इधर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसे कर्व इधर है y के, वैसे ही इधर है y के। तो y की सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, x, ठीक है ना। y के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है तो क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस एक्स, सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x। अब ये इक्वेशन वो तो नहीं मिली, एक माइनस का साइन आ गया, डिफरेंस हो गया। लेकिन इस इक्वेशन में देखो, अगर आप रिप्लेस कर दो x को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, फिर से मिल जाएगी। तो ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट भी, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करनी थी तो हमने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से। अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो x एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल हो गई। y के एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करनी थी तो हमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। अगर इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गई कर्व। इसी तरह हमें चेक करना है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं कर्व। हमें चेक करना है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं कर्व। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन में x को माइनस एक्स से एंड की कंडीशन मतलब दोनों ही करना है, और ओ आर वाला और नहीं है, हिंदी वाला और, x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। अगर इक्वेशन नहीं बदलेगी तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। जैसे ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, मैंने y को हटाया माइनस वाई से और मैंने x को हटाया माइनस एक्स से, तो ये इक्वेशन आई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। ये वाली इक्वेशन ये नहीं आई, बदल गई इक्वेशन, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। और अगर इसमें रिप्लेसमेंट करूं मैं माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म अगेन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सेम इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये वाली कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी गिवन इक्वेशन x के अबाउट सिमेट्रिकल है, y के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। अब ये जो पैराबोला हमने बनाया है इसे हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं हम, राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि क्या है ओरिजिन से राइट की तरफ ये प्रेजेंट है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। अगर यही इस तरह की कर्व होती हमारे पास तो ये कहलाता लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अभी ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ये वाला पॉइंट जो है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होगा, अभी है ये कौन सा पॉइंट है हम समझते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास, उस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं फोकस लाई करेगा।
जो आपकी कर्व है, जो पैराबोला है, उसका फोकस इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती और आप डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं फोकस लाई कर रहा होता, ये डायरेक्ट्रिक्स है मान लीजिए आप, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, और ये फोकस हो गई, तो आपने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस, वो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट और फोकस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहलाता है वर्टेक्स। यानी कि ये वाला और इस वाले पॉइंट का, इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये कहलाता है आपके पास वर्टेक्स, ठीक है। अब आपने लिखा था x इक्वल्स टू a, x प्लस a इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस a, इस पे x हमेशा माइनस a होगा, तो यहां भी माइनस a होगा, तो यहां के कोऑर्डिनेट होने चाहिए माइनस a, 0। इसका मतलब ये वाली लेंथ माइनस a क्या बताता था, हमें मालूम है कोऑर्डिनेट जो होता था यहाँ पे, ये x कोऑर्डिनेट क्या बताता था, इसका साइन बताता था कि y एक्सिस के किस तरफ प्रेजेंट है, हम लेफ्ट में या राइट में, माइनस क्या है तो हम लेफ्ट में प्रेजेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता था, कितनी दूर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस जगह से हम a यूनिट्स दूर है, और ये भी इसी तरह से a यूनिट्स दूर है, तो ये मिड पॉइंट है आपके पास, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन पास करेगी स्ट्रेट लाइन, वही स्ट्रेट लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जैसे कि ये वाली लाइन अभी क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट जिसकी दोनों एक्सट्रीमिटीज इस पैराबोला के दो पॉइंट्स पे लाई करेंगी, जैसे ये लाइन, जैसे ये लाइन, जैसे ये लाइन, ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है डबल ऑर्डिनेट्स कहलाएंगी, डबल ऑर्डिनेट कहेंगे, इनका नाम डबल ऑर्डिनेट हो गया। ऐसी कोई भी लाइन बना दो जो परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस ऑफ द पैराबोला के, और जिसके दोनों एक्सट्रीम एंड्स जो है पैराबोला पे लाई करें, तो उसे हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। इनमें से जो फोकस से पास करेगी, एक ही पास कर सकती है, जो फोकस से पास करेगी उसे कहेंगे लेटस रेक्टम। ये वाला डबल ऑर्डिनेट जो है वो कहलाएगा लेटस रेक्टम, ठीक है। हमें वर्टेक्स मालूम चल गया क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में मालूम चल गया, फोकस के बारे में मालूम चल गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में मालूम चल गया, डबल ऑर्डिनेट समझ लिया, लेटस रेक्टम समझ लिया, पैराबोला की एक बेसिक डेफिनेशन समझ ली हमने, और हमने ये समझ लिया कि कौन सी कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये हमें तरीका मालूम चल गया करने का। और एक इक्वेशन अभी हमने एक तरह के पैराबोला को, जिसको हमने राइट हैंडेड पैराबोला बोला है, उसकी इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है ना। इतना वीडियो आप देख लेंगे तो अगले वीडियो में मैं पैराबोला पूरा कंप्लीट करूंगा।